हेलो 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 एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ क्लास विस्टा, जहाँ पे हम आज करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12 आसाम स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस, मतलब इस साल के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। ठीक है, तो आज तुम लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। मैं आशा करता हूँ तुम लोगों ने सभी बहुत ही अच्छी तरीके से तुम लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और बहुत बहुत अच्छा हुआ है तुम लोगों का, एंड अच्छा मार्क्स भी मिलेगा तुम लोगों को। एंड मैं जो बच्चे डिराइवेशंस वाला वीडियोस देख चुके हैं, जो बच्चे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाला वीडियो देख चुके हैं, उनके लिए तो बहुत ही आज एक अच्छा एग्जाम गया होगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस डायरेक्ट एक्सपेक्टेड एंड डिराइवेशंस वाले वीडियो में से डायरेक्टली पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इन सब के बारे में बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे, पूरा क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे, जितना हो सके सॉल्व भी करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। पहले हम लोग बोलेंगे कि ये पेपर कैसा था। जैसे कि तुम लोगों के ग्राफ में से, इस ग्राफ में से तुम लोगों को पता चल ही रहा है, ये इस साल वाला क्वेश्चन पेपर थोड़ा मॉडरेट था। सो इट वाज 50% ऑफ द क्वेश्चंस वर मॉडरेट। ठीक है, इजी 25% था एंड हार्ड था 25%। ठीक है, सो इट वाज अ मॉडरेट क्वेश्चन पेपर। इतना ईजी भी नहीं था लेकिन उतना टफ भी नहीं था। बहुत ही जो हम लोगों का कॉमन ब्लूप्रिंट है उसको ही फॉलो किया है। कुछ ऐसा क्वेश्चंस नहीं दिया, ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछा है जो बहुत ही टफ हो। ऐसा इजी क्वेश्चंस भी नहीं पूछा कि ताकि सब बच्चे कर पाए, ऐसा भी नहीं पूछा। मॉडरेट टाइप क्वेश्चन था। जो बच्चे अच्छे से थोड़ा सा पढ़ के गए हैं वो उन लोगों के लिए बहुत ईजी हो चुका होगा। उन लोगों का एक्स्ट्रा मार्क्स, अच्छा मार्क्स आने का चांसेस भी है। ठीक है, तो ये है इस साल के न्यूमेरिकल्स थ्योरी एंड डेरिवेशंस के एनालिसिस। एंड इससे एक चीज़ पता चल रहा है कि न्यूमेरिकल्स आया है 35% इस बार, थ्योरी आया है 35% एंड द रेस्ट 30% वर डिराइवेशंस। सो इस बार डिराइवेशंस थोड़ा कम आ चुका है। ठीक है, तो शायद ये नया ट्रेंड फॉलो कर रहा है एएसएससी बोर्ड, मतलब आसाम स्टेट बोर्ड, कि न्यूमेरिकल्स थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दे। ये एक्चुअली में फॉलो होता है कंपिटिटिव एग्जाम्स की वजह से। ठीक है, कंपिटिटिव एग्जाम्स के लिए फोकस करने की वजह से ये वाला आता है। बहुत दिन पहले से ही सीबीएसई इस टेक्निक को फॉलो कर रहा है ताकि सीबीएसई के बच्चों का इजीली सिलेक्शन हो जाए कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अभी स्टेट बोर्ड भी फॉलो कर रहा है, आसाम स्टेट बोर्ड पर्टिकुलरली इस साल से फॉलो करना शुरू कर चुका है। तो शायद नेक्स्ट साल 2027 में और भी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स देखने को मिल सके। ठीक है, तो डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन तब कम ही दिखने को तुम लोगों को मिलेगा। सो कितना कॉमन आया है हम लोगों में से जो मेन एनालिसिस है। ठीक है, मेन एनालिसिस जो हम लोगों का है दैट इज़ कितना कॉमन आया है लास्ट दो वीडियो से। सो अगर लास्ट दो वीडियो किसी ने बहुत अच्छी तरीके से देखा है, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से देखा है, सो यू कैन सी अराउंड 42 मार्क्स आउट ऑफ 70 वर डायरेक्टली गिवन कॉमन। डायरेक्टली कॉमन तुम लोगों को मिल चुका है। ठीक है, सब कुछ के बारे में अच्छे से बात करेंगे। डायरेक्ट डिराइवेशन से बहुत कुछ आ चुका है। व्हिटस्टोन ब्रिज आ चुका है, प्रिज्म फार्मूला आ चुका है, हाइजेंस प्रिंसिपल आ चुका है, फुल वेव रेक्टिफायर, ये सब तो मैं ऊपर से जो जितना मुझे अभी तक याद है ये सब तो आ ही चुका है। ठीक है, जो थ्योरी वाला भी मैंने बोल दिया है, बायो-सावर्ट लॉ का डिराइवेशन। ठीक है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो मैंने नोट्स में दिया था, जो मैंने टेलीग्राम चैनल में नोट्स में दिया था वो वाला, एनर्जी बैंड्स को क्लासिफिकेशन वो भी मैंने बोला था कि डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर का पढ़ के जाना, डी ब्रोगली वेवलेंथ का पढ़ के जाना, ट्रांसफार्मर आया है, पीएन जंक्शन डायोड का आया है। ठीक है, ये सब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था एंड डायरेक्टली पूछा गया है 42 आउट ऑफ 70। शायद मैं एक दो भूल भी रहा हूँ, लास्ट मैंने जब कैलकुलेट किया 42 आउट ऑफ 70 था। ठीक है, एंड जो अगर किसी ने ब्रॉड टॉपिक्स भी पढ़ चुका है, जो मैंने एक्सपेक्टेड टॉपिक्स बोला था, वहाँ पे अराउंड 57 आउट ऑफ 70 तुम लोगों को मिल सकता था। तो हाँ, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि 60 मार्क्स मिलेगा क्या, 60 प्लस आएगा क्या। 60 प्लस मैंने 57 तक काउंट किया है। ठीक है, कुछ एक दो टॉपिक्स ऐसा भी है, थोड़ा रिलेटेड है। सो कोई बच्चे अगर वो वाला वीडियो से देख के पढ़ के गए हैं कि सिर्फ हम लोगों को इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वाइज पढ़ना है, नॉट जस्ट कॉमन क्वेश्चंस, जो है टॉपिक वाइज हम लोगों को पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है लास्ट के कुछ दिनों में, उन लोगों का 60 प्लस आने का चांसेस बहुत हाई है। ठीक है, लेकिन 57 मैंने डायरेक्टली देखा है कि 57 मार्क्स के अराउंड तुम लोगों का ब्रॉड टॉपिक्स में से भी आ रहा है। तो वो दो वीडियोस को अगर तुम लोग देखते और अच्छे से पढ़ते तो 57 to 60 प्लस कैन बी एक्सपेक्टेड। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों का, जिन लोगों का मैंने बोला था ए बी एंड सी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कमेंट सेक्शन में कि दे आर सी कैटेगरी स्टूडेंट्स एंड दे
वो लोग सिर्फ ये वीडियो देख के फॉलो करके जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ तुम लोगों का बहुत अच्छा गया है एग्ज़ाम, पास मार्क से भी थोड़ा अच्छा ही करके आओगे, ये मेरा विश्वास था, मैंने कमेंट सेक्शन में बार बार बताया था, एंड तुम लोग शायद सफल हो गए हो इसमें। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये वाला चीज़ बता देना मुझे कि कितनों बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा गया है, किन का अच्छा नहीं गया है, और क्या खामियां रही है। ठीक है, खुद का एनालिसिस करना भी ज़रूरी है। अभी भी एक एग्ज़ाम बाकी है, केमिस्ट्री एग्ज़ाम बाकी है, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अभी हम लोग चलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व की तरफ। ठीक है, चलो। हाँ, तो ये था मेंशन एनी ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या बोलोगे बेसिक प्रॉपर्टीज? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोल सकते हो, दैट इज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कि इट इज ऑलवेज एग्जिस्ट एज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज जी। ठीक है, एन ई होगा, क्यू इज इक्वल टू एन ई। ये वाला तुम लोग बोल सकते हो। गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स ये तो केमिस्ट्री वाला भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि H2O है और क्या होगा, HCl दे दो। ठीक है, NH3 दे सकते हो, बहुत सारा कुछ है। टू ड्राइव a device of power P and voltage V, the power wastage in the connecting wire is proportional to ये होगा, इसका आंसर होगा 1/v²। ठीक है, इसका आंसर होगा 1/v²। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि P इज इक्वल टू VI। ठीक है, अभी पावर वेस्टेज मतलब I²R, पावर वेस्टेज मतलब I²R। इसको अगर यहाँ पे पुट करोगे, मतलब पावर वेस्टेज को अगर यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आ जाएगा तुम लोगों का, P/V² ऑफ R, तो प्रोपोर्शनल टू 1/v² आ रहा है ना। P इज इक्वल टू V है तो I का मतलब P/V लिख सकते हो। ऐसे करके इसको पुट करके P/V² से प्रोपोर्शनल टू 1/v² आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इन द सर्किट। यहाँ पे दो सेल दिया हुआ है, 12 वोल्ट का, 12 वोल्ट के साथ 1 ओम का रेजिस्टर कनेक्टेड है, 6 वोल्ट के बैटरी के साथ, मतलब 6 वोल्ट के सेल के साथ 0.5 ओम कनेक्टेड है। तो शॉर्ट फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा, I1R2 प्लस I2R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, तो मतलब 12 के साथ 0.5 को मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू 0.5 इज 6। ठीक है, एंड 6 के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 6 प्लस 6, ऊपर आ गया 12, नीचे कितना आ गया 1 एंड 0.5। R1 इज 1, R2 इज 0.5, मतलब 1.5 आ गया। तो 12 डिवाइडेड बाई 1.5 इज 12 डिवाइडेड बाई 1.5 इज 8। ठीक है, तो 8 वोल्ट होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा 8 वोल्ट, दिस विल बी 8 वोल्ट। व्हाट डू यू मीन बाय करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर? करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होता है, कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है, डिफ्लेक्शन फॉर यूनिट करंट, ये होता है करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। फिनोमेना ऑफ पार्टिकल परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म इन सुपरकंडक्टर इज नोन एज, हाँ ये वाला थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ गया, ये माइसनर इफेक्ट होगा, डबल एस होगा, माइसनर इफेक्ट। नेक्स्ट, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द टोटल इंपीडेंस। मैंने बोला था इंपीडेंस को लेके एक क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू के बारे में भी मैंने बोला था, दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन। मैंने वो फर्स्ट वाले वीडियो में भी बोला था, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में भी, कि इंपीडेंस वाला आएगा। फिर मैंने डिराइवेशन वाले वीडियो में भी अच्छे से दिखाया था कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में टोटल इंपीडेंस कितना हो जाता है, Z इक्वल टू R हो जाता है, मतलब R² प्लस रूट, मतलब √R² प्लस ऐसा कुछ था। तो XL माइनस XC था, XL और XC इक्वल हो जाता है तो दैट विल बिकम 0, तो √R² इज नथिंग बट R। ठीक है, तो Z विल बिकम R, तो टोटल इम्पीडेंस Z विल बिकम R, मतलब इज रेजिस्टिव, या फिर ओनली रेजिस्टेंस, ऐसा भी लिखने से भी तुम लोगों को मार्क्स मिल जाता। ए बार मैग्नेट इज बॉट नियर ए कॉइल, व्हाट विल द डायरेक्शन? डायरेक्शन क्या होगा, इधर से हम लोग देख रहे हैं ना, इधर से हम लोग देख रहे हैं तो नॉर्थ इधर से जा रहा है, तो इट विल बी काउंटर क्लॉकवाइज, इधर से इधर जा रहा होगा करंट फ्लो। ठीक है, इंड्यूस करंट इधर से इधर जा रहा होगा। द क्रिटिकल एंगल्स ऑफ ग्लास म्यू जी इक्वल टू 1.5, म्यू डब्ल्यू इक्वल टू 1.33 एंड म्यू डी इज इक्वल टू 2.42। ठीक है, यहाँ पे म्यू ऐसे करके जी है, मतलब दिस नथिंग बट म्यू जी। ठीक है, जब हम लोग क्वेश्चन को डायरेक्ट PDF से कॉपी करके PPT में लाते हैं तब क्या होता है, वो सिम्बल्स ऐसे करके कन्वर्ट हो जाता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, बहुत सारे सिम्बल्स तो मैंने दिया भी नहीं है, डायमेंशनल फॉर्मूला ये कुछ अजीबोगरीबी सिम्बल आ रहा था जब मैंने कॉपी किया था, तो इसलिए मैं बाद में लिख दूंगा। तो ये क्या होगा, क्रिटिकल एंगल्स का जो क्वेश्चन था, याद रखना जो θc है ना, θc इज इक्वल टू 1/μ, 1/μ, मतलब म्यू का वैल्यू जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा उसका θc का वैल्यू आएगा। ठीक है, सिंपल सा बात है, क्रिटिकल एंगल θc का यही होगा। तो अभी क्रिटिकल एंगल्स θg, θw एंड θd, ऐसे मतलब θc यहाँ पे मैं ओवरऑल जनरल क्रिटिकल एंगल के बारे में बोल रहा हूँ।
अभी थीटा जी कितना होगा, थीटा जी होगा 1/1.5, थीटा डब्ल्यू कितना होगा 1/1.33 एंड थीटा डी कितना होगा 1/2.42। इसमें से हम लोगों को क्या पता चल रहा है, जितना बड़ा तुम लोगों का म्यू का वैल्यू है उतना ही कम तुम लोगों का थीटा का वैल्यू होगा। ठीक है, सिंपल सा बात है, जितना थीटा का वैल्यू मतलब म्यू का वैल्यू ज़्यादा होगा उतना ही थीटा का वैल्यू कम होगा। सो म्यू का वैल्यू सबसे ज़्यादा कितना है 2.42 मतलब डायमंड का, इसका थीटा का वैल्यू सबसे कम होगा। सो थीटा डी विल बी सबसे लेस, फिर उसके आगे आएगा 1.33 वाला मतलब थीटा डब्ल्यू, फिर उसके आएगा थीटा जी। तो द करेक्ट आंसर विल बी, सॉरी 1.33 है ना, ये दैट विल बी जी, दिस विल बी डब्ल्यू। अच्छे से लिख देता हूँ, थीटा डब्ल्यू सबसे कम है, फिर थीटा जी, फिर थीटा डी। ठीक है, जितना कम होगा म्यू का वैल्यू जितना बढ़ेगा थीटा सी उतना कमेगा, म्यू का वैल्यू कम हो रहा है तो थीटा सी बढ़ेगा, ऐसा होता। फिर आया था द राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ 1/√ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, इसका डायमेंशन एम इन 0 एल इन 1 टी इन -1। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके देख लेना, अभी कैलकुलेट कराना पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबा चला जाएगा। व्हाट इज द शेप ऑफ द वेवफ्रंट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, इट इज स्फेरिकल। इसका आंसर होगा स्फेरिकल। नेम ऑफ लाइट पार्टिकल तुम लोगों को पता है, फोटोन। नेम ऑफ लाइट पार्टिकल इज फोटोन। व्हाट फिजिकल क्वांटिटी डिटरमाइंस द एनर्जी, उसका फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ, जो भी पकड़ना है। फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे लिख देना, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। क्यों, क्योंकि E इज इक्वल टू एच न्यू होता है ना। इन रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट व्हाट वैल्यू ऑफ स्कैटरिंग एंगल, द इम्पैक्ट पैरामीटर बिकम्स मिनिमम। इम्पैक्ट पैरामीटर कब मिनिमम होता है 180 डिग्री में, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, मतलब हेड ऑन कॉलिजन कर रहा है। एट द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में दो स्मॉल अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है, 2 न्यूक्लियाई अनस्टेबल होता है, दैट विल मेक अप 1 बिगर हेवियर स्टेबल। एंड न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है, न्यूक्लियर फिशन में स्प्लिट होता है, एक हेवी 1 हेवी अनस्टेबल क्या हो जाता है, 2 स्मॉल पार्टिकल्स में बन जाता है जो कि स्टेबल। फिर नेक्स्ट, इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डोप्ड विद पेंटावैलेंट एटम। पेंटावैलेंट एटम मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स है, पेंटावैलेंट मतलब 5 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। तो 5 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मतलब यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर कौन बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। ट्राईवैलेंट होता तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होता, एंड डैश बिकम्स अ माइनॉरिटी कैरियर, होल्स बन जाएगा माइनॉरिटी कैरियर। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ज़्यादा है, 5 है, पेंटावैलेंट है। ठीक है, राइट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड डिफाइन 1 कूलम चार्ज। ठीक है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है, तो वो तुम लोगों को डायग्राम देके दिखाना पड़ेगा। फिर डायग्राम देके ऐसे लिखना होगा कि F12 वेक्टर फॉर्म में इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे तुम K भी लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना लिख के, Q1 Q2, ठीक है, बाई R²। यहाँ पे डायरेक्शन वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर देना पड़ेगा R21। ठीक है, फोर्स इन 1 ड्यू टू 2 इज ड्यू टू मतलब रेडियस, जब हम लोग नापते हैं इसका रेडियस का डायरेक्शन होगा फ्रॉम 2 to 1। ठीक है, सपोज ये चार्ज 1 है एंड ये चार्ज 2 है, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ये होगा यहाँ से यहाँ तक, मतलब 2 to 1 तक आएगा। ठीक है, फिर ए कॉम रनिंग थ्रू वंस ड्राई हेयर अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, वाई, व्हाट हैपेंस इफ द हेयर इज वेट। रनिंग थ्रू वंस ड्राई हेयर क्या बनाता है, ये फ्रिक्शनल एनर्जी बनाता है, फ्रिक्शनल एनर्जी या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हो डायरेक्टली तुम लोग, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर में क्या करता है, इंडक्शन करके ऑपोजिट चार्ज लाता है, ऑपोजिट चार्ज लाता है। फिर इसलिए अट्रैक्शन होता है क्योंकि ऑपोजिट चार्ज आ गए इंडक्शन में से, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। व्हाट हैपेंस व्हेन हेयर इज वेट, अगर हेयर वेट होगा वाटर कैन एक्ट एज ए कंडक्टर। ठीक है, वाटर विल एक्ट एज ए कंडक्टर, हेयर वेट होगा तो वाटर विल एक्ट एज कंडक्टर। अगर कंडक्टर हो गया क्या हो जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा, लीक कर जाएगा। चार्ज लीक करके कहाँ जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, मतलब अर्थिंग हो जाएगा। ठीक है, कंडक्टर क्या करेगा, उसको अर्थिंग कर देगा, एंड अगर कंडक्टर अर्थिंग कर देगा तो चार्ज लीक नहीं होगा, एंड लीक नहीं होगा तो इंडक्शन नहीं होगा, इंडक्शन नहीं होगा तो अट्रैक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जाएंगे किसका ग्राफ, ये होगा वेरिएशन ऑफ करंट विद वोल्टेज फॉर द मटेरियल GaAs। ठीक है, GaAs, इसका जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये ना NCERT का डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है,
ये कुछ ऐसा आएगा। मैं यहाँ पे छोटा करके बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। सो इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। मतलब ए टू बी, यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन होगा, फिर उसके बाद कर्व होगा। सो ए टू बी, देन इट विल बी सी डी एंड ई। एंड यहाँ पे ऑन द ग्राफ मार्क द रीजन में रेजिस्टेंस नेगेटिव। रेजिस्टेंस कहाँ पे नेगेटिव है? डी टू ई, यहाँ पे नेगेटिव है। ये 1 नंबर पॉइंट होगा। ओम्स लॉ इज ओबेड। ओम्स लॉ इज ओबेड इन ए टू बी। ए टू बी दिस रीजन, इसमें ओम्स लॉ ओबे करता है। तो दिस इज 2। यहाँ पे करंट जा रहा है, यहाँ पे वोल्टेज जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का दिया हुआ है, मतलब एरिया दिया हुआ है, मेजर टू बी, मतलब रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओमेगा, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा होगा, नॉट डब्ल्यू। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर? रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर पता है हम लोगों को, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, मतलब रेजिस्टेंस इंटू एरिया बाई लेंथ। यहाँ पे तुम लोगों को सबका वैल्यू दे चुका है, सिर्फ पुट करके तुम लोगों को वैल्यू निकालना था। तो वैल्यू कितना आएगा? 2.0 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर, ठीक है। मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा था, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया। बट तुम लोगों को पता है आर मतलब रेजिस्टेंस कितना है? 5 है। ए मतलब यहाँ पे एरिया जो दिया हुआ है, एंड एल मतलब 15 मीटर, ठीक है। सिंपल सा बात है। नेक्स्ट, 2 लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर, ये वाला तो मैंने डिराइवेशन करा ही चुका हूँ। या यहाँ से तुम लोगों को डिराइवेशन का जो फॉर्मूला था क्या था? एफ बाई एल इज इक्वल टू, मतलब क्योंकि यहाँ पे पर यूनिट लेन दिया है तो एफ बाई एल ले दिया मैंने। अगर तुम ऐसे भी कर सकते हो कि एल को यहाँ पे भी रख सकते हो। तो म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी। इन यहाँ पे सब वैल्यूज़ दिया हुआ है। 1 सेंटीमीटर को तुम लोग सिर्फ कैलकुलेट कर लेना, कितना होगा? 0.01 मीटर होगा। यहाँ पे मीटर से कैलकुलेट कर लेना, तो कुछ कैलकुलेशन करने के बाद ऐसा कुछ आएगा। 2 इंटू 10⁻⁻6 क्या पूछा था? हाँ, फोर्स पूछा है, तो न्यूटन में आएगा, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी काई ऑफ 2 मेटेरियल? अच्छा, हाँ ठीक है। मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी क्या होता है? रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। व्हाट इज मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी? मतलब रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस्ड इन द मटेरियल टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मतलब कितना मैग्नेटाइजिंग फोर्स था और कितना मैग्नेटाइजेशन एक्चुअली में हुआ है, इसका रेशियो। तो काई पी दिया हुआ है ग्रेटर देन 1, तो इस क्या काई पी क्या हो जाएगा? मतलब पी क्या हो जाएगा? ये फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा, इट विल बी फेरोमैग्नेटिक। एंड यहाँ पे काई क्यू इज लेस देन 0 लेस देन 1, मतलब -1 और 0 के बीच में है, तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। सिंपल सा बात है, सिंपल सा चीज़ है। डायरेक्टली ये बुक का कॉन्सेप्ट है, डायरेक्टली ही आ सकता है तुम लोगों को। नेक्स्ट क्या है? स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस 0.5। ये डब्ल्यू क्यों हो जाता है? ओमेगा इज प्लेस वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट प्लेन, मतलब ईस्ट वेस्ट प्लेन में है, ईस्ट वेस्ट प्लेन में इधर से है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला इज सेट अप अक्रॉस द प्लेन इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट मतलब इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज टू 0.7 सेकेंड एट अ स्टेडी रेट होगा। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईस्ट वेस्ट प्लेन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। सिंपल सा चीज़ है, बी ए कॉस थीटा से निकाल लो। फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होगा ना, ठीक है। बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.1। ए कितना होगा? ए होगा स्क्वायर लूप है तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। स्क्वायर लूप है तो एरिया हो जाएगा 10 इंटू 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10 सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो बी ए मिल गया। कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा? तुम लोग बोलना। इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, सो इट विल बी 45 डिग्री के आसपास जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे फाई का वैल्यू कितना आ जाएगा? फाई का वैल्यू इज नथिंग बट 0.1 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई √2 आ जाएगा, ठीक है। √2 आ जाएगा। फाइनल फ्लक्स कितना हो जाएगा? ये तो फाई इनिशियल था, फाइनल फ्लक्स कितना हो जाएगा? फाइनल फ्लक्स विल बी 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि ये इज डिक्रीज टू 0 इन 0.7 सेकेंड, मतलब टाइम कितना लिया है? 0.7 सेकेंड। अभी आई का वैल्यू ऐसे निकालोगे, मतलब पहले तो ई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ई का वैल्यू विल बी डेल्टा ऑफ फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा ऑफ फाई कितना होगा? फाई माइनस 0, मतलब ये जितना है 10⁻⁻3 बाई √2। नीचे डेल्टा टी कितना आएगा? 0.7, तो ये आ जाएगा 1 मेगा वोल्ट, ठीक है। तो 1 मेगा वोल्ट को फिर हम लोग आई का वैल्यू निकालेंगे ई बाई आर से, तो इट विल बी 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाई 0.5, तो 2 मेगा एम्पेयर आएगा, मतलब मिली एम्पेयर आएगा, नॉट मेगा, मिली एम्पेयर आएगा, या मिली वोल्ट में था। नेक्स्ट 15
म्यू एफ कैपेसिटर, मतलब म्यू एफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स। कैसे करोगे, यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे सी का वैल्यू दिया हुआ है 15 म्यू एफ, ठीक है, और 15 म्यू एफ को तुम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा, 15 इंटू 10⁻⁻6 एफ होगा, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, वी आर एम एस दिया हुआ है, वी आर एम एस इज 220 वोल्ट्स, और कुछ दिया हुआ है, हाँ एफ दिया हुआ है, एफ इज 50 हर्ट्स, ठीक है, वेवलेंथ इज 50 हर्ट्स। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना आ जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/2 पाई एफ सी, 1/2 पाई एफ सी हो गया, 1/2 पाई एफ सी से बिठा के तुम लोग कर लेना। नेक्स्ट, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, a plane electromagnetic wave travels in vacuum along z direction. What can you say about the direction of its electric field vector E and magnetic field vector V? What physical quantity weight is equal to E by B? ये तो सिंपल सा चीज़ है। The electric field vector and magnetic field vector are mutually perpendicular to each other. बोल सकते हो तुम लोग कि ये that is perpendicular to each other and direction of propagation will be z direction. ठीक है, z direction में, क्योंकि वैक्यूम अलग z direction ही है ना, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन भी z direction में होगा। एंड व्हाट विल बी द E by B? E by B इज नथिंग बट स्पीड ऑफ द वेव इन वैक्यूम, ठीक है, स्पीड ऑफ द वेव इन वैक्यूम, इसको हम लोग E से डिनोट करते हैं, या मतलब सिर्फ ऐसे लिख देना, स्पीड ऑफ वेव इन वैक्यूम। ठीक है, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। डबल कॉन्वेक्स लेंसेज आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ए ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 with both faces of the same radius of curvature. What is the radius of curvature if the focal length is to be 20 centimeter? सिंपल सा चीज़ है, फॉर्मूला लगाओ। यहाँ पे म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू है 1.55, एफ कितना दिया हुआ है, एफ इज 20 सेंटीमीटर। मान लो कि दो रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 एंड R2 है, तो मान लो कि सेम रेडियस है, तो R1 एंड R2 इक्वल टू R है। सो हम लोगों को क्या पता है, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/R1 माइनस 1/R2। तो यहाँ पे 1/R1 माइनस 1/R2 क्या हो जाएगा, मतलब 1 प्लस कर दो ना, ठीक है। यहाँ पे दोनों को, एक को R पकड़ लो, R2 को माइनस R पकड़ लो, क्योंकि दो अलग अलग होगा, R1 को R पकड़ लो, R2 को माइनस R पकड़ लो, तो ये प्लस हो जाएगा, इन टोटल ये प्लस हो जाएगा, एंड ये 1 and 2 नहीं रहेगा, 1 and 2 नहीं रहेगा, सिर्फ यहाँ से पुट करना है एंड वैल्यू निकालना है। वैल्यू निकालने के बाद कितना आ जाएगा, सॉरी 1.55 नहीं 1.50 है, तो इट विल बी अराउंड 20 सेंटीमीटर, इट विल बी अराउंड 20 सेंटीमीटर के आसपास कुछ आएगा वैल्यू, ठीक है। पुट करके देख लेना, निकाल लेना, सिंपल सा चीज़ है। नेक्स्ट इज डू नीड रे डायग्राम ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने माइक्रोस्कोप किया था, यहाँ पे आ गया है टेलीस्कोप। सो चलो कोई बात नहीं, टेलीस्कोप आ गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका वे फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा, आसान सा ही तरीका है। तुम लोगों को पता है कि मैग्नीफिकेशन इज गिवन बाई एम इज इक्वल टू F0/F। यहाँ पे कुछ डिराइवेशन इतना हार्ड नहीं आया है, तो 100/1 इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो और क्या है, सिंपल सा चीज़ है। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ, ऐसा करके 589 है, क्या बोले तो वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इतना, ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। 589 नैनोमीटर का है, फ्रीक्वेंसी कितना है, म्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा कर दो। सी बाई लैम्डा मतलब सी का वैल्यू पुट कर लो 3 × 10⁸, यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू कितना है 589 है, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू तुम लोगों को कुछ मिल जाएगा, वी या म्यू जो भी बोलना चाहो, इसका वैल्यू तुम लोगों को कुछ मिल जाएगा। सपोज कुछ वैल्यू मिल गया। अभी रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, लेकिन लैम्डा का वैल्यू मतलब फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रिफ्लेक्टेड के लिए तो सब सेम है, रिफ्लेक्टिव में क्या रहेगा, सिर्फ ये चीज़ याद रख लेना। रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए तो ये वाला फॉर्मूला से डायरेक्ट निकाल सकते हो। रिफ्रैक्टेड लाइट के लिए क्या चेंज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी विल बी सेम बट द वेवलेंथ विल चेंज। वेवलेंथ कितना आ जाएगा, लैम्डा डैश आ जाएगा, लैम्डा डैश कितना आ जाएगा, लैम्डा बाई म्यू। तो लैम्डा यहाँ पे कितना है 589 डिवाइडेड 1.33, कुछ ऐसा आ जाएगा 442.8 नैनोमीटर आ जाएगा। फिर उसके बाद कर लेना, यही चेंजेस है, बाकी सब सेम ही है। लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे सेम ही आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मतलब फॉर्मूला सेम है, लेकिन लैम्डा का वैल्यू थोड़ा लैम्डा डैश बना देना, ये चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज इतना, ठीक है। फिर व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो, ये तो सिंपल है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, E V0,
ई वी नॉट है ना, तो यही हो जाएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज 1.5 ईवी, 1.5 ईवी, सिंपल। राइट टू लिमिटेशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये मैंने पढ़ने के लिए बोला था, ये सिंपल सा चीज़ है। बहुत सारा लिमिटेशंस है, 2 लिमिटेशंस लिख देना जो जो तुम लोगों को आता है। कैन नॉट एक्सप्लेन जीमैन इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब स्टार्क इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन का एटम्स के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकता है, ये वाला तो सब रिपीटेड क्वेश्चंस में से ही है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से ही है। Oh, next, write true or false. An intrinsic semiconductor behave as a conductor at 0 Kelvin. It is not true. It is false. In intrinsic semiconductor, Ne is equal to Ns equal to Ni. Yes, it is true. ये सब simple सा है. For p-type semiconductor, number of E is less than number of H. Not true. And number of E is not greater. Number of E is less. ठीक है. p-type मतलब कम है. होल सा majority carrier. In a semiconductor in thermal equilibrium, NH Ne equal to Ni square. Yes, true. ठीक है, ये false होगा, मतलब false true. नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, हाँ, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में। ए क्यूब ऑफ साइज 0.1 मीटर इज प्लेस्ड इन द फिगर, हाँ ऐसा कुछ है, करेंगे। तो सिंपल सा चीज़ है, इस फेज़ में से हम लोगों को निकालना है, इस फेज़ में निकालना है। सपोज ये वाला फेज़ का मैं अगर पकड़ लूँ, ये वाला फेज़ का कितना हो जाएगा, ये वाला फेज़ का आ जाएगा -10 इंटू 0.1, फिर इंटू 0.1 इंटू 0.1 आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट फेज में है तो माइनस नेगेटिव में से पकड़ लेंगे तो ये आ जाएगा -0.01 वोल्टेज मीटर। फिर इस फेज का हम लोग अगर पकड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू, क्योंकि 0.1 एंड 0.1 तो 10 0.2 हो गया, इंटू 0.1 इंटू 0.1, मतलब एरिया का हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। फिर ये आ जाएगा कितना 0.02, फिर टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, टोटल फ्लक्स मतलब 5 विल बी 0.02 माइनस 0.01, तो 0.01 आ गया। अभी चार्ज इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट 5 मतलब 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 0.01, तो 0.01 की वजह से 10 टू द पावर 12 बन के क्या हो जाएगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -14, 2 घर पीछे चला जाएगा, ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर्स इज कनेक्टेड टू ए 5 वोल्टेज, हाँ सिंपल सा चीज़ है, फिर से लगा दो, जो फॉर्मूला आता है तुम लोगों को वही फॉर्मूला लगा दो। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे पकड़ना है, 1 बाई सपोज सी दे दो, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 ऐसे करके कंप्यूटर मतलब कैलकुलेट कर लेना, कुछ 10/3 माइक्रो एफ आ जाएगा, ठीक है। फिर C4 में कैसा है, C4 में जो निकालना है वो वाला थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। अभी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, C इक्विवेलेंस कितना आ जाएगा, इट विल बी C, ये वाला C, सपोज इसको मैं कुछ और नाम दे देता हूँ, C0 दे देता हूँ, तो C0 प्लस ये C4 का आ जाएगा, तो C0 कितना है 10/3 एंड C4 का कितना है 10, सो इट विल बी 40/3, ठीक है। अभी और कुछ पूछा है, चार्ज ऑन ईच, चार्ज कुछ है, नॉट कैपेसिटेंस, ठीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो मान लो ये वाला हो गया, चार्ज पूछा है, तो चार्ज विल बी नथिंग बट Q इज इक्वल टू C इंटू V, तो मतलब C कितना आ गया तुम लोगों का 10 एंड V इज इक्वल टू 500, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -3 हो गया। तो टोटल तुम लोगों का कैपेसिटेंस आ गया 40/3 माइक्रो एफ, एंड चार्ज ऑन कैपेसिटर C4 विल बी 5 इंटू 10 टू द पावर -3, सिंपल सा चीज़ है। नेक्स्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, रिपीटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में है ऑलरेडी। चार्ज पार्टिकल विद वेलोसिटी v एंटर्स नॉर्मली इन द मैग्नेटिक फील्ड B। चलो ये तो वाला मान लो कि ये वाला तो एनसीईआरटी का डेरिवेशन है। फिर सर्कुलर लूप विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये भी तुम लोगों का इजी है, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट है, ये वाला पढ़ के जाना, सर्कुलर लूप वाला जो क्वेश्चंस आता है इसके बारे में हम लोग चलो थोड़ा सा डिस्कस कर। यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, देखो समझने की कोशिश करो। यहाँ पे क्योंकि नॉर्मल में है, ठीक है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल ऑफ द कॉइल कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 डिग्री आ जाएगा। तब जब टाउ का वैल्यू निकालोगे कि ABI साइन थीटा, तब थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, तो टाउ का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। तो तुम्हें इतना कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और क्या पूछा है, मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए क्या कैलकुलेट करोगे, m इज इक्वल टू आई इंटू ए, तो यहाँ पे I का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो A का वैल्यू पहले तुम लोगों को एरिया को कैलकुलेट करना पड़ेगा, 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसको तुम लोग मीटर स्क्वायर में लेके जाओगे, ठीक है। और m का वैल्यू कितना आ जाएगा, मतलब यहाँ पे तो I ही ढूंढना है,
तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा, m का वैल्यू आ जाएगा 4 एम्पेयर, m का वैल्यू विल बी 4 एम्पेयर इंटू ये एरिया, ठीक है। मतलब करंट तो ढूंढना ही, करंट तो दे दिए है 4 एम्पेयर, तो मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 4 एम्पेयर इंटू 2 इंटू 10⁻⁻5, क्योंकि सेंटीमीटर में है ना, हाँ 2 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू आ जाएगा होगा 8 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला तो डिराइवेशन है, इसको डिराइवेशन करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे स्किप कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो चुका है ऑलरेडी। फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज ऑफ मिरर बाय कॉन्केव मिरर, हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर किया था, कॉन्केव मिरर आ गया है। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़े गड़बड़ी कर दी, लेकिन गड़बड़ी उतना भी नहीं हुआ, क्योंकि नेक्स्ट वाला जो है वो डायरेक्टली रिपीटेड हो गया है, मैंने डेरिवेशन वाले वीडियो में दिखा दिया है कैसे करना है, ठीक है। तो ये वाला तो सिंपल सा कॉमन सा था, मैंने बोल दिया था कैसे करना है, मैंने मिनिमम डेविएशन का भी दे दिया था, यहाँ पे तो मिनिमम डेविएशन पूछा भी नहीं है था। और मैंने उस वीडियो में भी बोला था तुम लोगों को कि यहाँ पे भी रुक सकते हो, यहाँ पे भी रुक सकते हो, यहाँ पे भी रुक सकते हो, जैसा ही तुम लोगों के क्वेश्चन में आएगा तब तक रुक सकते हो। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनो, सिर्फ नोट्स के पीछे मत भागो। टू सोर्सेस आर सेड टू बी कोहेरेंट वेवलेंथ ऑफ लैम्डा, ये सिंपल सा चीज़ है, हम लोग देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या पूछा है, अंडर व्हाट कंडीशन टू सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट। डेफिनेशन ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज क्या है, कोहेरेंट कब होता है, जब सेम फ्रीक्वेंसी होता है, सेम मतलब सेम फ्रीक्वेंसी होगा तो सेम वेवलेंथ भी होगा, एंड ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा, दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो कम या ज़्यादा नहीं होगा, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट रहेगा। फेज डिफरेंस अगर टाइम के साथ चेंज हो गया तो सोर्सेज विल बी इनकोहेरेंट, ठीक है। तो यही है कंडीशन टू सोर्सेज ऑफ कोहेरेंट, मतलब टू सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट का, ठीक है। फिर दिया हुआ है कि S1 एंड S2 मीट एट ए पॉइंट P, यहाँ पे मतलब पाथ डिफरेंस दे दिया है लैम्डा, सॉरी डेल्टा। तो क्या पूछा है, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या होगा, तो डेल्टा इज इक्वल टू पता है हम लोगों को एन लैम्डा, एन ये कॉन्स्ट्रक्टिव के लिए मैं बोल रहा हूँ, एंड डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा विल बी 2n+1 बाई लैम्डा बाई 2, 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2, ये होगा। नेक्स्ट क्या है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ, हाँ ये वाला क्वेश्चन सिंपल सा था, ये वाला भी हम लोगों ने जो डिराइवेशन था, हम लोगों ने डिराइवेशन किया था, मतलब वो जो PDF था टेलीग्राम चैनल में, वहाँ पे मैंने डिराइवेशन दिया था, लेकिन मैंने वहाँ पे स्ट्रिक्टली ये वाला चीज़ लिख दिया था। तुम लोग अगर PDF में देखोगे तो यहाँ पे मैंने लिख दिया था कि डिराइवेशन इज़ नॉट इन सिलेबस राइट नाउ, डिराइवेशन इज़ नॉट इन सिलेबस। लेकिन वहाँ पे मैंने एक और चीज़ नोट करके भी लिखा दिया था, बट न्यूमेरिकल्स में कम, सिंपल सा बात है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा d/d, ये था फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में बिठा देना, 0.5 मिलीमीटर का आ जाएगा, ठीक है। फ्रिंज विड्थ हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर का। फिर अगर सिंगल स्लिट में दे दिया, अगर डबल स्लिट को रिप्लेस करके सिंगल स्लिट में दे दिया, फिर क्या हो जाएगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न आ जाएगा। नेम द पैटर्न ऑफ फ्रिंजेस बोला था ना, तो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न आ जाएगा। सिर्फ इतना सा चीज़ है जो तुम लोगों को लिखना था। ये नॉर्मल जो डिराइवेशन था, नॉर्मल डिराइवेशन मैंने करके दिखाया था, PDF में था, लेकिन मैंने वहाँ पे भी बोल दिया था न्यूमेरिकल्स में कम। तो मैं जो देता हूँ वहाँ से सब कुछ कॉमन आने का चांसेस ऐसे ही होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल, द वर्क फंक्शन, हाँ सिंपल सा चीज़ है, ये भी हम लोगों ने वर्क फंक्शन की तरह जो मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट PDF में अगेन मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में दिया था, E इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा, ठीक है। HC मतलब 1240 EV या नैनोमीटर, ठीक है, EV डॉट नैनोमीटर, एंड ये हो गया 330, तो 3.76 EV हो जाएगा। एंड यहाँ पे 4.2 EV है वर्क फंक्शन, एंड हम लोगों का जो इंसिडेंट लाइट है वो 3.76 नैनो EV का है, तो देर विल बी नो इमिशन, सिंपल सा बात है, देर विल बी, इज इट पॉसिबल टू एग्जिबिट फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, नो। एंड काइनेटिक वेव, ये भी मैंने डायरेक्ट PDF में दे दिया था, तुम लोगों ने सिर्फ अगर PDF भी पढ़ के चले जाते हो तो कितना 3 मार्क्स का बहुत सारा क्वेश्चन था। मैं बोल रहा हूँ एनालिसिस वीडियो में यही मैं चीज़ बोल रहा हूँ बार बार कि PDF एंड वीडियोस का टॉपिक्स उठा के पढ़ के जाते, 60+ कॉमन था तुम लोगों का। व्हाट इज़ म्यूचुअल इंडक्टेंस, एंड ये वाला तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ये तो कॉमन ही है, ये वाला भी बुक का ही क्वेश्चन है, एंड इसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैंने बोला था कि म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ के जाना। सिंपल सा चीज़ है, सब कॉमन ही आता है। फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम, इतना इजी क्वेश्चंस तुम लोगों को भर के दे रखा है कि मतलब बोलो ही मत। ये तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा था, J.J. थॉमसन का, ठीक है। फिर ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ये भी मैंने डिराइवेशन करके रखा है, सिर्फ यहाँ पे बिठाना है तुम लोगों को, 2 वैल्यूज़ बिठाना है, 2 और 3 का एक्साइटेड स्टेट्स में बिठाना है, एंड 2 फिर कैलकुलेट करना है, सिंपल सा चीज़ है।
फिर डिटरमाइन एनर्जी इक्विवेलेंट कैसे नापते हैं, हाँ ये वाला थोड़ा सा E इज इक्वल टू mc² लगाना है हम लोगों को, ठीक है। मास एनर्जी इक्विवेलेंस में से मास यहाँ पे 1 यूनिट है, 1 यूनिट दे दिया है 1.66 जितना भी है इंटू 10⁻⁻27। स्पीड ऑफ लाइट कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एनर्जी कितना आ जाएगा, इट विल बी अराउंड 1.5 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में पूछा है ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, तो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट कर देना। जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज से तुम लोगों को डिवाइड करना है। सो कुछ ऐसा आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 930 के आसपास आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। MEV में 931 या 930 के आसपास आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी हम लोगों को आइंस्टाइन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वहाँ से ही पता चल जाएगा। हाँ सिर्फ ये कन्वर्जन का थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि MEV में डायरेक्ट कुछ है। नेक्स्ट क्लासीफाई कंडक्टर्स, ये भी मैंने बोला था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। रेक्टिफायर, ये भी मैंने बोला था 2 वीडियोस में, इवन PDF में भी था। सिंपल सा चीज़ है। फुल वेव रेक्टिफायर, उसके बारे में भी बोला था हमने। हाफ वेव रेक्टिफायर किया था ये पता है, लेकिन हम लोगों ने बोला था, मैंने बोला था दोनों के बारे में ही, फुल वेव एंड हाफ वेव, एंड PDF में मैंने दोनों ही दिया था। नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसका डेफिनेशन ये भी मैंने टॉपिक में बोला था। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है उसका डिराइवेशन भी कर लेना। डिराइवेशन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लंबा है, हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने जो अलग से वीडियो है डेडिकेटेड, जो चैप्टर वाइज वीडियो है वहाँ पे मैंने कर चुका हूँ, वहाँ पे देख लेना एक बार अगर तुम लोगों को चाहिए हो तो, ठीक है। ये वाला, हाँ ये वाला डिराइवेशन ईजी है, उतना मतलब मुश्किल नहीं है, सिर्फ हम लोगों को सॉल्व करना है। सिंपल सा चीज़ है। ये 2 पैरेलल में है, तो यहाँ पे अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों को काट के यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाऊँ तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3, ठीक है। अभी टोटल ये आ गया सीरीज़ में, तो ये हो जाएगा प्लस एक R1 हो जाएगा इसमें से। तुम लोग LCM ले लेना, कितना हो जाएगा R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3। ये किसके आ जाएगा, ये R इक्विवेलेंट से आ गया। पूछा क्या है, मतलब I पूछा है, तो वी नो V इज इक्वल टू IR, तो I कितना हो जाएगा V बाई R। V बाई R, तो V है, R तो ये है, तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, R2 प्लस R3 बन जाएगा, एंड ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3। यही तो पूछा है, यही तो पूछा है, सिंपल सा चीज़ है। बायो-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म इन एक्सिस ऑफ, ऑलरेडी कर चुका हूँ, ऑलरेडी डिराइवेशंस वाले वीडियो में हम लोगों ने अच्छी तरीके से डिराइव किया है, PDF में भी है, देख लो PDF में भी है। फिर दे डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट दैट कैन शो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हाँ ये वाला थोड़ा सा तुम लोगों को क्या बोला है, ये जो मैग्नेट एंड कॉयल का एक्सपेरिमेंट है, ये वाला तुम लोगों को थोड़ा सा दिखाना, मतलब लिखना पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, जो मैग्नेट एंड कॉयल का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। मतलब वही मैग्नेट एंड कॉयल का गैल्वेनोमीटर के साथ एक्सपेरिमेंट जो होगा वही दिखा देना। फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 2 है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, व्हेन देयर इज अ चार्ज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सर्किट, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जनरेटेड इन इट, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट। सिंपल सा चीज़ है, सिर्फ डेफिनेशन लिख के आने से भी तुम लोगों को मार्क्स मिल जाएगा। फिर क्या बोला है, राइट द मैथमेटिकल इक्वेशन, सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछा है। साई इज इक्वल टू -n d phi बाई डी टी। फाइव बी भी लिख सकते हैं, बहुत लोग फाइव बी लिखता है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है एंड टी इज टाइम, ठीक है। अभी पूछा है हाउ डू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेंसेज लॉ से, लेंसेज लॉ बोला था क्या है कि पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस अ करंट व्हिच अपोजेस द चार्ज, ठीक है। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, ऑपोजिट टू चार्ज में हो जाता है। लेंसेज लॉ से हम लोग प्रूफ मतलब डिराइव कर सकते हैं डायरेक्शन, सिंपल सा चीज़ है। हाइजेंस प्रिंसिपल मैंने बोला था, आइदर फेनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तो रिफ्लेक्शन वाला हम लोगों ने प्रूफ किया था, वही दिख के आ जाना। व्हाट इज पीएन जंक्शन, इसके बारे में भी मैंने बोला था। सब ये सब कॉमन में है, जो मैंने कॉमन दिया है। हाँ देखो 1 मार्क्स 2 मार्क्स का कॉमन, न्यूमेरिकल्स का कॉमन खोजना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन बाकी का देखो जो मैंने बोला था सब आ चुका है क्वेश्चन में। राइट शॉर्ट नोज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जितना स्पेक्ट्रम में है, एक्सरे वक्सरे वो सब लिखना है। ऑप्टिकल फाइबर्स एनी 2 में था तो ऑप्टिकल फाइबर्स लिख सकते थे तुम लोग। फिर आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में भी मैंने पूरा PDF में दे चुका हूँ कि फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है। 5 मार्क्स का इतना बड़ा तुम लोग लिखते कि एग्जामिनर देने में मतलब वो दे ही देता 5 मार्क्स,
मैं पूरा पीडीएफ में दे चुका हूँ। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ये वाला हम लोगों ने नहीं किया था, लेकिन मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट है, कर लेना। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला भी मैंने बोला था, तो वो पे फार्मूला ये सब लिखने से शॉर्ट नोट में जितना तुम लोग लिखोगे उतना ही मार्क्स ज़्यादा कैरी होगा, ठीक है। तो इस एनालिसिस से पता क्या चला, ठीक है। वीडियो के शुरू में मैंने बोला था कि 60+ आ जाएगा। मैंने क्या बोला था, कितना 52 या 57 मार्क्स मैंने देखा है। अभी मैं जब सॉल्व कर रहा था ये पेपर, तो मैं देख रहा हूँ कि 57 तो कम ही मैंने बोला, इससे ज़्यादा ही है। 57 से 65 मार्क्स तक है, ठीक है। जो क्वेश्चंस नहीं मतलब कॉमन दे पाया मैं, वो था 1 मार्क्स का क्वेश्चंस 2-3, वहाँ से भी मैंने बहुत सारा दे दिया था। इम्पीडेंस वाला क्वेश्चन दे दिया था, फिर चलो और 2-3 दे दिया था, अभी तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन 2-3 जैसे कि सेमीकंडक्टर का जो माइजनर इफेक्ट का क्वेश्चन था, हाँ वो मैंने स्किप कर चुका था, क्योंकि ये सब थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है। 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स का क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है। यहाँ तक कि मैं न्यूमेरिकल्स का भी फॉर्मूला तुम लोगों को डिराइव करके सिखा चुका हूँ। तो तुम लोग अगर डिराइवेशन करके तुम लोग अगर फॉर्मूला भी याद करके जाते, सिर्फ बिठा के सिर्फ कैलकुलेशन कब तक करना है, लेंदी होता लेकिन कैलकुलेशन करने से फुल मार्क्स मिल जाता। सो 57 to 65 मैं तो ये बहुत ही काट साट के बोल रहा हूँ कि 57 to 65 मिलेगा, मतलब कुछ लोगों का कॉमन है। तो ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ कि अराउंड 85 to 90% मैंने कॉमन दे दिया था। वीडियो का टाइटल क्या था, 90% गारंटी। 90% कॉमन आ चुका है तो 90% गारंटी तो मिलेगा ही। मैं अपने वादे पे खड़ा रहा हूँ। अब अगर तुम लोगों ने पढ़ लिया है, तुम लोगों ने अच्छे से सब कुछ कर लिया था, तुम लोगों ने सब कुछ टॉपिक्स पढ़ लिया था, तुम लोग अच्छे से याद करके चले गए थे, तो तुम लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ। और अगर तुम लोगों ने यहाँ पे भी थोड़ा सा कम ज़्यादा कर लिया था, तुम लोग मेरे पे ऊपर विश्वास तुम लोगों का थोड़ा उठ चुका था, तो अभी क्या ही कर सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर अच्छा गया है तो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड जॉब। लास्ट के कुछ दिनों में तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है, मुझे पता है। तुम लोगों के कमेंट सेक्शन में भी मुझे पता चल रहा था कि बहुत बच्चे मेहनत कर रहे थे, डेरिवेशंस वीडियोस मांग रहे थे। यहाँ तक कि आज सुबह भी एक लाइव लेने के लिए बारे में बोल रहा था, लेकिन सब कुछ लास्ट मोमेंट में सब कुछ करना पॉसिबल नहीं था। लास्ट मोमेंट में तुम लोगों का फोकस ही रहना चाहिए था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट डिराइवेशंस। जो पीडीएफ मैं शेयर कर रहा हूँ, जो पीडीएफ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बता रहा हूँ, जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसको सुन के नोट डाउन करने से अच्छा होता। मैं आशा करता हूँ तुम लोगों का ऑल बहुत अच्छा हो गया हो, ठीक है। अभी भी एक एग्ज़ाम बाकी है, केमिस्ट्री का एग्ज़ाम बाकी है, एंड केमिस्ट्री का वीडियो तुम लोगों को कल शाम तक मिल जाएगा। केमिस्ट्री का कौन सा वीडियो, 90% गारंटी वाला वीडियो, ठीक है। देखो क्या क्या जा चुका है। बायो का हम लोगों ने 90% कॉमन निकाल लिया था। फिज़िक्स का हम लोगों ने 85 to 90% कॉमन निकाल चुका हूँ। अभी केमिस्ट्री बाकी है, केमिस्ट्री का भी लेट्स होप कि 90% कॉमन आ जाए। तो मिलते हैं कल शाम को 5 बजे 6 बजे के आसपास। जब तक तुम लोग पढ़ते रहो, केमिस्ट्री का देखते रहो। अभी एनालिसिस वीडियो देख चुका हो, जो चला गया उसके बारे में अभी ज़्यादा मत सोचो। एनालिसिस वीडियो देख के थोड़ा सा देख लो कितना मार्क्स आ रहा है, कितना मार्क्स नहीं आ रहा है, और अभी केमिस्ट्री के ऊपर फोकस करो। चलो, ये वीडियो यहाँ तक था, थोड़ा सा लंबा चला गया क्योंकि बहुत सारा कुछ तुम लोगों को बताना था यहाँ पे। फिर भी मैंने बहुत सारा डिराइवेशंस कराया नहीं है। अगर डिराइवेशंस का कुछ चाहिए होगा तो मैं तुम लोगों को दे दूँगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ पे रहेगा, इन डिस्क्रिप्शन। टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, तुम लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लो, शेयर कर लो एंड सब्सक्राइब कर लो। वी आर वेरी क्लोज टू 1000 सब्सक्राइबर। तो मैं आशा करता हूँ तुम लोग केमिस्ट्री वीडियो के पहले ही 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दोगे। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बाकियों के साथ शेयर कर दो, जो तुम्हारे दोस्त है, जिन्होंने आज एग्ज़ाम दिया है। और मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों का 90% से ज़्यादा आ रहा है, 90+ आ रहा है, मतलब प्रैक्टिकल को मिला के, मतलब 60+ इन थ्योरी तुम लोगों का आ रहा है। ये मैं आशा कर रहा हूँ तुम लोगों से। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, केमिस्ट्री एग्ज़ाम पे फोकस करो, उसमें थोड़ा मार्क्स बढ़ाने की कोशिश करो, ठीक है। अभी के लिए पढ़ते रहो, मैं मिलता हूँ तुम लोगों से केमिस्ट्री वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।